वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं आटम 2021 की अटैम्प्ट से। क्वेश्चन का टाइटल है सिग्वारू लिमिटेड और ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सिग्वारू लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021। हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स, उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है जो कि ओपनिंग में निल है। इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल, इंश्योरेंस का क्लेम जो ओपनिंग में 31 है और अब 0 है यानी रिसीव हो गया होगा, एडवांस टू सप्लायर, कैश एंड बैंक बैलेंसेस हैं। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की साइड पर जाएं तो शेयर कैपिटल और शेयर डिस्काउंट है। शेयर डिस्काउंट का ट्रीटमेंट बेसिकली वैसे ही होगा जैसे शेयर प्रीमियम का होता है। इसको बस एक किस्म का नेगेटिव शेयर प्रीमियम की तरह कैश फ्लो में ट्रीट कर लेंगे तो वही इंपैक्ट है, और नेचर वाइज भी इसका इंपैक्ट वही होता है, क्योंकि प्रीमियम का मतलब होता है जो पार वैल्यू से एक्स्ट्रा अमाउंट होती है और डिस्काउंट का मतलब है जो पार वैल्यू से जितनी कम अमाउंट होती है। रिटेन अर्निंग का बैलेंस है, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, ट्रेड पेबल, एक्रूड एक्सपेंस और करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स भी हैं। तो जब हम लॉन्ग टर्म लोन्स का टी अकाउंट बनाएंगे तो करंट एंड नॉन करंट पोर्शन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, गेन ऑन डिस्पोजल, उसके बाद लॉस बिफोर इंटरेस्ट तक है। इसके बाद यानी इसमें से इंटरेस्ट भी जो है वो लेस होना है, और फिर हमारे पास लॉस जो है वो आफ्टर इंटरेस्ट आ जाएगा। तो वो बेसिकली हमारा फाइनल आंसर इसके अंदर होना चाहिए। वैसे से लॉस बिफोर इंटरेस्ट से भी शुरू कर सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को, लेकिन हम कंसिस्टेंसी के लिए जैसे तमाम क्वेश्चंस को प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करते हैं उसी तरह लॉस बिफोर टैक्स से ही शुरू करेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन है फिर हमारे पास कि एसएल डिक्लेयर्ड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 10% ऑन 30 सितंबर 2020 विच वाज पेड इन दिसंबर 20। तो ड्यूरिंग द ईयर ही डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर हुआ है और पे हो गया। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। 20 मिलियन शेयर इशू हुए हैं 2021 में, और वो हमें शेयर कैपिटल के अंदर इजाफा भी नजर आ रहा था, लेकिन ये शेयर प्रीमियम के बजाय डिस्काउंट पर इशू हुए हैं। तो जैसे डिस्काउंट आ रहा है करंट ईयर में, जबकि उसका ओपनिंग जीरो था। इंश्योरेंस क्लेम वाज रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी डिस्ट्रॉयड इन अप्रैल 20। अब अप्रैल 20 जो है वो लास्ट ईयर में आता है, क्योंकि हमारे तो ये लास्ट ईयर का से इंश्योरेंस क्लेम रिलेट करता था। तो रिसीव अगर इस साल में हुआ है तो प्लांट हेड कॉस्ट एंड बुक वैल्यू ऑफ 63 एंड 42 मिलियन रिस्पेक्टिवली। ये जो लास्ट ईयर से रिलेटेड इंश्योरेंस क्लेम है या लास्ट ईयर से रिलेटेड अगर कोई डिस्पोजल है तो वो इस साल का डिस्पोजल नहीं है, तो इस साल में उसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी। हाँ, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम क्योंकि कैश फ्लोज में इस साल का इनफ्लो है तो सिर्फ वो शो होगा। During the year, Estel disposed of equipment having cost and net book value of 75 million and 35 million respectively। तो ये एक डिस्पोजल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर की दे दी, ये रेलिवेंट होगी। इसका गेन ऑन डिस्पोजल भी आ रहा है ऊपर। उसके बाद है करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स इंक्लूड एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 5 मिलियन एंड 1 मिलियन। तो इंटरेस्ट के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इस 5 और 1 की इंफॉर्मेशन से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रेड पेबल्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 40 मिलियन पेबल अगेंस्ट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसको एक्सक्लूड करके ट्रेड पेबल्स को हम अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कंसीडर करेंगे। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि एसएल की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाएं फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021। यहाँ पे मेथड नहीं डिफाइन किया गया कि डायरेक्ट मेथड से बनाएं या इनडायरेक्ट मेथड से बनाएं। ज़्यादा जो बेहतर फिजिबल मेथड रहेगा इसमें वो यही रहेगा कि हम इनडायरेक्ट मेथड से बनाएं, क्योंकि वो क्विकली सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए सोल्यूशन बनाने की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपना आंसर मेंशन कर लेते हैं। एंटिटी का नाम है सिग्वारो लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021। तो सबसे पहले हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को फोकस करना है। और पहली फिगर जो है वो हमें कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस की चाहिए, जो कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट की जा सकती है। तो उसकी तरफ चलेंगे और उसके लिए हम एक नोट बेसिकली डेवलप कर लेंगे, नोट 1। सो नोट 1 डेवलप करते हैं जिसमें हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन को अप्लाई कर रहे हैं, और हम इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट मेथड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन ने डिफाइन नहीं किया तो हम अपनी चॉइस का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली फिगर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में लॉस की बात आ रही है, तो हमें सबसे पहली फिगर जो चाहिए होती है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही चाहिए होती है। यहाँ पे लॉस की बात आ रही है तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कोई फिगर जो है क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन में टैक्स भी गिवन नहीं है, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो सेम ही होगा।
तो क्वेश्चन में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें रेलिवेंट जो है दैट इज रिटेन अर्निंग, तो उसके लिए हम वर्किंग वन बनाएंगे। तो ओपनिंग बैलेंस 315 एंड क्लोजिंग बैलेंस 220, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो वर्किंग के लिए हमने टी अकाउंट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस 315, क्लोजिंग बैलेंस 220। अब रिटर्निंग के अंदर या तो प्रॉफिट और लॉस आता है या डिविडेंड आता है मेनली। तो अब इसमें हम क्वेश्चन में देखते हैं कि डिविडेंड की जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है उसको यूज़ कर लेते हैं। So SL declared a final dividend of 10% on 30th September 2020 which was paid in December 2020। अगर हम शेयर कैपिटल देखें तो जो शेयर इशू हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा, ताकि डिविडेंड किस पर है। शेयर जो हैं वो 2021 में इशू हो रहे हैं, जबकि डिविडेंड 2020, यानी जब डिविडेंड पे हुआ है तो मजीद शेयर इशू नहीं हुए थे, इसलिए जो हम 10% अमाउंट लेंगे वो 500 की। तो डिविडेंड रिकॉर्ड करेंगे 500 का 10%, दैट वुड बी 50। और यहाँ से हमारे पास टोटल करके 315, 315 और एज अ बैलेंसिंग फिगर नेट लॉस आ जाएगा, जो कि आफ्टर टैक्स भी सेम है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर टैक्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यही नेट लॉस हमारा आफ्टर टैक्स होगा, यही नेट लॉस हमारा बिफोर टैक्स होगा 45। इसको हम अपने नोट में मेंशन कर लेते हैं। इसके बाद हमने इनडायरेक्ट मेथड है तो एडजस्टमेंट्स करनी है, और एडजस्टमेंट्स में सबसे पहली जो हमारी ऑब्वियस एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में होती है वो होती है डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन के लिए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको इवेल्युएट करते हैं। तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए डाटा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो एक टी अकाउंट इसका बना लेंगे। ओपनिंग बैलेंस 262, क्लोजिंग बैलेंस 300। नेक्स्ट हमें इसमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए डिस्पोजल के बारे में बताया हुआ है। तो डिस्पोजल के बारे में ये बताया हुआ है कि जो एसेट था वो इक्विपमेंट एक डिस्पोज ऑफ किया गया जिसकी कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू दी हुई है 75 एंड 35। यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई, लेकिन 75 और 35 का जो डिफरेंस है वही ऑब्वियसली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। सो दैट वुड बी 40। बेस्ड ऑन दिस हम टोटल कर लेते हैं। तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो आ जाएगी 78, जिसे हम नोट वन में मेंशन कर लेंगे। इसके बाद हमें और ऐसे आइटम लेने हैं जो एडजस्टमेंट्स में टिपिकल होते हैं। क्वेश्चन को पढ़ के जो हमें अंदाज़ा हुआ है उस हिसाब से डेप्रिसिएशन जिस तरह से आ गई, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है क्वेश्चन में, बैड डेट वगैरह जैसी कोई बात नहीं हुई हुई। लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल होता है, तो गेन ऑन डिस्पोजल क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो ले लेते हैं। ये 17 की अमाउंट क्वेश्चन में बताई हुई है, इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो ये लेस बैक हो जाएगा एडजस्टमेंट के तौर पे। और ये ध्यान में रखना है कि हमने लॉस के लिए पूरी एडजस्टमेंट चेंज नहीं की, हमने सिंपली क्या किया, लॉस की फिगर को नेगेटिव में लिख लिया, और बाकी एडजस्टमेंट्स हम वैसे ही क्वेश्चन में करके चल रहे हैं जैसे रूटीन में चलती हैं। अल्टरनेटिव कुछ लोग ये भी करते हैं कि यहाँ पे 45 की लॉस की फिगर पॉजिटिव में लेते और फिर सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो रूटीन से अपोजिट कर देते, तो वो कंसिस्टेंसी के तरह अगेंस्ट हो जाता है। तो इस वजह से हम लॉस की फिगर कोई नेगेटिव ले लेते हैं और अपनी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो सेम वे में चला रहे हैं जैसे प्रॉफिट के साथ चलाते हैं। अब हमें जो है एक एडजस्टमेंट और जो हमें शो करनी होती है वो है फाइनेंस कॉस्ट की। और फाइनेंस कॉस्ट की एडजस्टमेंट के लिए हमें एक तो ये देखना है कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 45 का है बिफोर टैक्स, एंड दिस इज बेसिकली आफ्टर इंटरेस्ट।
तो बिफोर इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 21। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड लॉस आफ्टर इंटरेस्ट, ये इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इनफैक्ट हमारा इंटरेस्ट की अमाउंट है। ट्वेंटी फोर। इसके बाद हमने वर्किंग कैपिटल की चेंजेस लेनी है। वर्किंग कैपिटल की चेंजेस मतलब करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज जो रेलिवेंट होते हैं हमारे। तो क्वेश्चन में देखते जाते हैं। करंट एसेट्स की साइड पर आए तो सबसे पहले हमारे पास इन्वेंट्रीज हैं। तो इन्वेंट्रीज में इंक्रीज है 29 से। उसके बाद हमारे पास रिसीवेबल्स हैं, 204 से 177 के हो रहे हैं, तो इनमें डिक्रीज है 27। उसके बाद जो इंश्योरेंस क्लेम है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये इंश्योरेंस क्लेम किसी इन्वेंट्री वगैरह से रिलेटेड नहीं है, ये एक फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा बनेगा। एडवांस टू सप्लायर जो है वो हम ले लेंगे कि वो 60 से 78 हो रहा है, क्योंकि ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है, जिस तरह ट्रेड पेबल्स होते हैं। कैश एंड बैंक की तो स्टेटमेंट इटसेल्फ बन रही है, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। पेबल्स की फिगर ले लेते हैं 130 एंड 180। लेकिन इसमें एक इंफॉर्मेशन हमारे पास रेलिवेंट है, और वो ये है कि ट्रेड पेबल में 14 की अमाउंट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वाली शामिल है। तो 180 की जो क्लोजिंग फिगर है उसमें से उसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो 180 में से 14 निकाल कर फिर उसे ओपनिंग के 130 के साथ कंपेयर करना है, दैट वुड बी 36। इसके बाद एक्रूड एक्सपेंसेस हैं 43 और 48 के। दैट इज 5। और अगर हम टोटल कर लेते हैं अब इन सारी फिगर्स का, तो दैट वुड बी 61। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस की, जिसे हम अपनी मेन स्टेटमेंट के अंदर मेंशन कर देंगे। अब इसमें कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में हमने इंटरेस्ट पेड की फिगर लेनी है। अब इंटरेस्ट पेड की फिगर जब लेना चाहेंगे तो उसमें एक बात तो ये रेलिवेंट है कि हमारा जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है कि 24 है, और क्वेश्चन के अंदर एक इन्फॉर्मेशन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस इसके अक्रूवल का बताया हुआ है इन्फॉर्मेशन नंबर 5 में, कि करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इंक्लूड एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 5 मिलियन करंट ईयर में, और लास्ट ईयर में 1 मिलियन। तो लास्ट ईयर का 1 मिलियन ओपनिंग है, करंट ईयर का 5 जो है वो क्लोजिंग है। सो अप्लाइंग द एक्रूवल प्रीपेमेंट कॉन्सेप्ट, अल्टरनेटिवली आप टी अकाउंट भी बना सकते हैं और उससे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो दैट वुड बी 20। फिर हमें इनकम टैक्स पेड लेना होता है, जो कि इस क्वेश्चन में क्योंकि टैक्स नहीं है तो हम ज़ीरो ले लेते हैं, और हमारे पास जो है फिगर आ जाएगी, दैट इज वुड बी कॉल्ड बेसिकली नेट कैश फ्रॉम, और अगर नेगेटिव आएगी तो यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो दैट फिगर इज 41। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने के बाद हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनाएंगे, और उसके लिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है। तो हमारा फोकस बेसिकली नॉन करंट एसेट्स पर होगा। सबसे पहले कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को देख लेते हैं। 0 से 84 का हुआ है, इसका मतलब है कि 84 का एक्सपेंडिचर है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि 14 का एक्सपेंडिचर पे नहीं हुआ, तो जो कैश आउटफ्लो है वो पूरा 84 का नहीं है, वो 84 माइनस 14 का होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन 6 का सेकेंड इम्पैक्ट आ गया। 70। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर जो डिस्पोजल है उसकी बात हुई हुई है, तो उसको भी देख लेते हैं। डिस्पोजल में हमें ये बताया हुआ है कि जो डिस्पोजल किया गया था उसकी बुक वैल्यू 35 मिलियन थी।
सो गेन जो है उस पर 17 का हुआ है। तो सेल प्रोसीड्स जो होती हैं वो गेन इंक्लूड करेंगे, यानी 35 का एसेट है, 17 का गेन हुआ है, इसका मतलब है 35 प्लस 17, 52 का हमने सेल किया होगा। तो 52 का इनफ्लो हुआ। उसके बाद ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स हमारे बच जाते हैं नॉन करंट एसेट्स में। उनका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास है, इसका टी अकाउंट बनाकर देख लेते हैं। 848 एंड 820। ओपनिंग बैलेंस 848, क्लोजिंग बैलेंस 820। अब डिस्पोजल का जो इम्पैक्ट है वो इसका भी इनकॉर्पोरेट करना है हमने। तो कॉस्ट 75 मिलियन है, ये डिस्पोजल के अंदर अकाउंट के अंदर आ जाएगी। और अब एज अ डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 895 टोटल आ रहा है। और एज अ डिफरेंस जो हमने कैश पे किया होगा ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स के लिए वो हमें मालूम हो जाएगा, दैट इज़ 47। तो इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर मेंशन कर देंगे आउटफ्लो के तौर पे। इसके बाद क्वेश्चन में मज़ीद जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से रेलिवेंट है वो ये इंश्योरेंस क्लेम है 31 का। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताई हुई है कि ये लास्ट ईयर से रिलेट करता है। तो ये इनफ्लो इस साल के अंदर हमें जस्ट रिकॉर्ड करना होगा, तो इसको हम रिकॉर्ड कर देते हैं। किसी एसेट के अंदर इसलिए एडजस्टमेंट नहीं होगी क्योंकि वो लास्ट ईयर के अंदर अकाउंट फॉर ऑलरेडी हो चुका है। तो इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला है तो यह आपका इनफ्लो होगा। टोटल कर लेते हैं, 34 का नेट कैश यूज हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। नेक्स्ट हमें जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को डेवलप करना है। तो उसके अंदर हमारा फोकस जो है वो इक्विटी पर होगा और बोरिंग्स पर होगा। तो इक्विटी की तरफ आते हैं तो हमारे पास शेयर कैपिटल 500 से 700 का हुआ है, यानी 200 का इंक्रीज़ है। लेकिन उसमें हमने 40 का शेयर डिस्काउंट दिया है, तो 200 में से 40 निकाल दें तो बाकी 160 बच जाएगा। तो ये इशू ऑफ शेयर से हमारे पास पैसे आए हैं, इसकी ये इन्फॉर्मेशन 2 के अंदर भी डिस्कशन दी हुई है। अल्टरनेटिवली आप शेयर कैपिटल और डिस्काउंट का कंबाइंड टी अकाउंट बनाकर भी ये फिगर निकाल सकते हैं। तो 160 का इनफ्लो हो जाएगा। फिर हमें डिविडेंड की जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ऑलरेडी हमने रिटेन अर्निंग के टी अकाउंट में भी डाली है, यहाँ पे भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। 500 का 10%, दैट वुड बी 50 आउटफ्लो। उसके बाद अब हमें लोन को देखना है, उसके लिए हमें एक टी अकाउंट बनाना पड़ जाएगा क्योंकि करंट और नॉन करंट दोनों पोर्शन हैं। तो इसमें जो हमारे पास रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो है 210, 175, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस हो गया। और 40 एंड 43 ये भी हमारे पास बैलेंस हो गया। लेकिन इसमें जिस बात का ख्याल रखना है वो इंफॉर्मेशन नंबर 5 है कि इसके अंदर एक्रूड इंटरेस्ट शामिल है करंट पोर्शन के अंदर। तो इसको क्योंकि हम ऑलरेडी इंटरेस्ट के साथ अकाउंट फॉर कर चुके हैं तो ये निकाल कर हमें देखना होगा। तो टी अकाउंट बना लेते हैं। तो पहले लॉन्ग टर्म जो पोर्शन है उसको लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद करंट पोर्शन, लेकिन इसमें से इंटरेस्ट निकाल कर 40 में से 1 निकाल दिया, ओपनिंग 39 बच गया। और क्लोजिंग के टाइम पर 43 में से 5 निकाल दिया, 38 बच गया। तो हमारे पास क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है जिसका टोटल बन रहा है 249। और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें ये पता चल जाता है कि हमने कैश पे किया 36 का, जिसमें ऑब्वियसली लोन डेबिट और कैश क्रेडिट हो रहा है, लोन अकाउंट में डेबिट साइड पर आ रहा है। तो 36 का ये एक आउटफ्लो हमें रिकॉर्ड करना होगा।
टोटल कर लेते हैं। 74 के इनफ्लोज बनते हैं क्योंकि शेयर कैपिटल का जो इशू है वो ज़्यादा है। अब हम नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ले लेंगे। तो 41 माइनस 34 प्लस 74, तो ये हमारे पास आ रही है अमाउंट 81 की। इसमें हमने 112 का कैश एंड बैंक बैलेंस ऐड करना है, जो ओपनिंग बैलेंस है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग 112, टोटल कर लेते हैं 193। तो ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि ये मैच हो रहा है कि नहीं। ये 193 हमारे पास मैच हो गया। और यहाँ पर आप अब नोटिस कर सकते हैं कि हमने जिस तरह से साथ के साथ टिक लगाते गए, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने इनकॉर्पोरेट की है, और जो हमारे पास अदर इन्फॉर्मेशन थी उसको भी रेलिवेंट हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया है। अकॉर्डिंगली हमारी जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है वो भी कंप्लीट हो गई है। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IS7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन का टाइटल है यूनिवर्सल लिमिटेड। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और ये FAR 2 के लेवल पर आया था, तो इस वजह से इसमें कुछ डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी का जिक्र भी है, जो कि FAR 1 लेवल के लिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें आपको डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के अलावा जो आइटम्स हैं उन पर फोकस करना चाहिए। ये आइटम 2017 का क्वेश्चन है और 15 मार्क्स के लिए टेस्ट हुआ था। तो हमारे सामने जो डाटा है उसमें लिखा हुआ है कि फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनिवर्सल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। तो हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन है करंट ईयर की और लास्ट ईयर की, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, स्टॉक इन ट्रेड, रिसीवेबल और कैश, और दूसरी साइड पर इक्विटी और लाइबिलिटीज के टिपिकल आइटम्स गिवन है। रिवैल्यूएशन सरप्लस है, डिबेंचर्स हैं जो कि लोन की तरह हमने ट्रीट करने हैं, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, फिर इंटरेस्ट पेबल, ट्रेड पेबल, एक्रूड लाइबिलिटीज, अनअर्न्ड मेंटेनेंस, ये अनअर्न्ड इनकम है, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यानी करंट टैक्स जो पे करना होता है ड्यूरिंग द ईयर, जो प्रॉफिट हुआ होता है उसके बाद नेक्स्ट ईयर में रिटर्न के साथ, उसका जिक्र हो रहा है। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस गिवन है जिसमें सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर इनकम, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एक्सपेंस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई हुई है कि 60% ऑफ सेल्स वर मेड ऑन क्रेडिट। अब इस इंफॉर्मेशन की बेस पर दो तरीके हैं। एक तो ये कि इसको रिसीवेबल के अकाउंट में डालकर आप जो क्रेडिट कस्टमर से पैसे रिसीव हुए हैं वो अलग निकाल लें और फिर कैश सेल्स की फिगर अलग निकाल लें। तो ये इस तरीके से भी एक तो फाइंड आउट किया जा सकता है, लेकिन दूसरा ये भी है कि हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ किए बगैर जो टिपिकल हम कैलकुलेशंस करते हैं उससे भी हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि इंक्रीज डिक्रीज इन रिसीवेबल जब ले लेते हैं तो हमें क्रेडिट और कैश सेल्स अलग अलग फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम वही टेक्निक यूज़ करेंगे जो हम रूटीन में करते हैं, और क्योंकि उसके थ्रू ऑलरेडी तमाम किस्म के क्वेश्चन हो सकते हैं और ये 60% 40% अलग करने की हमें ज़रूरत नहीं है। UL maintains the provision for doubtful receivable at 6%. During the year, trade receivables of rupees 7 million were written off. तो बैड डेट भी हैं, इसको भी रिसीवेबल के इंक्रीज डिक्रीज में देखना पड़ेगा, और उसके अलावा डाउटफुल रिसीवेबल का इम्पैक्ट दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो ऊपर हमें रिसीवेबल्स की फिगर दी हुई है ये नेट है, तो हमें रिसीवेबल को ग्रॉस पे शिफ्ट करना पड़ेगा। थर्ड है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर वाज 22.5 मिलियन, ये नॉन कैश एक्सपेंस हमें दे दिया। 70% ऑफ द डेप्रिसिएशन वाज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। इट हैज़ नो इम्पैक्ट कि कितना जो है आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज कर रहे हैं और कितना जो है वो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस में चार्ज कर रहे हैं। अगर तो आप जाते हैं ज़्यादा डिटेल में कि प्रोडक्शन एक्सपेंस की पेमेंट्स अलग शो करते हैं और जो बाकी एक्सपेंसेस हैं उनकी अलग शो करते हैं, तब तो ये इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट हो सकती है, अदरवाइज इसके डिटेल में जाए बगैर भी काम हो सकता है। फिर अदर इनकम कंप्राइजेज ऑफ गेन ऑफ रुपीज़ 3 मिलियन ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल फॉर रुपीज़ 12 मिलियन, तो ये गेन जो है हमें एडजस्ट करना होगा प्रॉफिट में। फिर मेंटेनेंस इनकम 8 मिलियन की है जिसकी अनअर्न्ड इनकम भी शो हुई थी, तो इसे मेंटेनेंस इनकम को हम कस्टमर से रिसीव क्योंकि हो रही होती है तो उसके अंदर कंसीडर करेंगे। फिर डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 10 पर डिबेंचर विच वर रिडीम ड्यूरिंग द ईयर, तो हम ये देख सकते हैं कि डिबेंचर्स जो हैं वो 20,000 से 18,000 के हुए हैं। तो डिबेंचर्स को रिडीम किया गया है और उसमें 100 रुपीज़ का डिबेंचर था तो डिस्काउंट दिया गया, इसका मतलब है कि 90 रुपीज़ पर उसको रिडीम किया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेंशन थे, और उसके बाद हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं।
तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमने यूनिवर्सल लिमिटेड की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017 यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो हमने जो मेथड यूज करना है वो डायरेक्ट मेथड है, और डायरेक्ट मेथड को जो है हम अप्लाई कर देते हैं। तो इस हिसाब से इसका फ़र्क सिर्फ हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पर पड़ेगा। तो हम पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं और फिर उस फॉर्मेट के सीक्वेंस में हम वन बाय वन सारी इंफॉर्मेशन को देखेंगे। तो हमारा आंसर स्टैब्लिश होगा यूनिवर्सल लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017, और सबसे पहले हमने बनाना है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को, क्योंकि क्वेश्चन में रुपीज़ इन थाउजेंड के हिसाब से दिया हुआ है लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ, तो वही हम यूज़ कर लेंगे। और पहली फिगर हमें चाहिए कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन की, जिसके लिए हम एक नोट बना लेते हैं। डायरेक्ट मेथड के हिसाब से इसमें डिफरेंट वेज हैं, लेकिन जो IS 7 में वे गिवन है ओरिजिनल स्टैंडर्ड में, वो है कि आप दो लाइन आइटम्स को शो करते हैं, एक कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स और एक कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉयज़। और इन दोनों फिगर्स को जब नेट करते हैं तो आपके पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है। तो हमें बेसिकली दो सब नोट बनाने पड़ेंगे, एक कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर कैलकुलेट करना पड़ेगा और एक कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉयज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कस्टमर से रिलेटेड हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या है। एक तो हमारे पास सेल्स की फिगर है यानी रेवेन्यू। दूसरा हमारे पास ये बताया हुआ है कि मेंटेनेंस की इनकम जो है वो है 8 मिलियन। तो रुपीज़ इन थाउजेंड में शो कर रहे हैं तो इसे 8,000 में शो करेंगे। तो ये दो फिगर्स हम शो कर देंगे, एक रेवेन्यू की और एक मेंटेनेंस सर्विसेज, दोनों जो हमें कस्टमर से रिलेटेड आइटम है। अब ये दोनों आइटम हमने जो लिए हैं, ये रेवेन्यू और मेंटेनेंस सर्विस इनकम, ये एक्रूअल बेसिस पर है। इसको कैश बेसिस पर शिफ्ट करने के लिए जो इसके रेलिवेंट एक्रूअल अकाउंट होते हैं उसका इफेक्ट लेना होगा। तो रेवेन्यू के लिए हमें लेना पड़ेगा रिसीवेबल्स को, और अनअर्न्ड इनकम अगर हम देखें तो रिसीवेबल में इंक्रीज हो रहा है लेकिन अनअर्न्ड मेंटेनेंस में डिक्रीज हो रहा है। रिसीवेबल में तो काफ़ी चीज़ों का इम्पैक्ट है, इसको बाद में देखते हैं। अनअर्न्ड मेंटेनेंस जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको हम अभी लिख सकते हैं कि 2000 का इसका डिक्रीज का इम्पैक्ट है, जो कि हमें इसको इफेक्ट लेना है। उसके बाद अब रिसीवेबल के अंदर हम देखते हैं कि मजीद नोट क्या है। एक तो इस पर प्रोविजन है 6% की, दूसरा ये कि इस पर 7 मिलियन राइट ऑफ हुआ। तो इसको डिफरेंट वेज हैं जिसमें हम वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक टी अकाउंट बना लें तो हमारे लिए काफ़ी आसान रहेगा। तो ये जो नेट अमाउंट है रिसीवेबल की 68,000 और 56,000, ये अमाउंट आफ्टर 6% डिडक्शन है, यानी ये अमाउंट 100% रिसीवेबल को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, ये 94% रिसीवेबल को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये 94% अमाउंट है, हमने इससे निकालनी है 100% अमाउंट, क्योंकि रिसीवेबल्स ग्रॉस पर जो है कंसीडर होने चाहिए। तो जो अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है, अगर उसे 94 से डिवाइड करेंगे 1% की वैल्यू आ जाएगी, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो दैट वुड बी 59574। और इसी तरह क्लोजिंग टाइम पर 68,000 है, तो इसे भी 94 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 72340। फर्दर क्वेश्चन में बताए हुए हैं कि बैड डेट्स हैं 7 मिलियन के,
तो रुपीज़ इन थाउजेंड के हिसाब से यहाँ पे 7,000 मेंशन कर देते हैं। और एज अ डिफरेंस हम ये बता सकते हैं कि रिसीवेबल्स में जो बैड डेट वाला इंक्रीज है ये तो नॉन कैश है, लेकिन जो बाकी इंक्रीज है वो कितना है, वो बैलेंसिंग फिगर के तौर पर निकल आएगा। सो दैट इज 19766, इसे हम अपने नोट में मेंशन कर देते हैं। और ये नेट करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है कि जो कैश रिसीव हुआ है कस्टमर से 259234। अब सेकंड हमने कैलकुलेट करना है कैश पे टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो तमाम चीज़ें जो हम इनडायरेक्ट मेथड में लेते हैं उसमें से जो चार चीज़ें हमने वो यहाँ ले ली हैं, इनको एक्सक्लूड कर दें तो बाकी सब कुछ जो है वो नोट नंबर 1.2 में कवर हो जाएगा। तो चलते हैं जी, सबसे पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस देखते हैं। हम जो फिगर्स लेंगे उसमें हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर भी लेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी लेंगे, अदर इनकम भी लेंगे, लेकिन जो 8 मिलियन हमने मेंटेनेंस सर्विस के नोट 1.1 के अंदर कवर कर लिए हैं उनके अलावा, तो और इसके अलावा हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस भी लेना है। क्योंकि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर पे फोकस कर रहे होते हैं डायरेक्ट मेथड में भी, तो उस हिसाब से हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले वाली फिगर्स को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। अब अदर इनकम में हमने टोटल अमाउंट नहीं लेनी, क्योंकि ये अमाउंट ऑलरेडी हम ऊपर के नोट में 8 मिलियन ले चुके हैं, तो यहाँ पर हमने एक्सक्लूड कर दी। अब हमें कुछ एडजस्टमेंट्स ले लेनी चाहिए। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट जो क्वेश्चन में है वो हमें देखनी चाहिए नॉन कैश आइटम की। तो डेप्रिसिएशन की फिगर गिवन है 22.5 मिलियन। नेक्स्ट बैड डेट्स भी जो हैं ये भी नॉन कैश हैं, 7 मिलियन। और फिर डाउटफुल डेट्स को भी देख लेते हैं, वो भी नॉन कैश होते हैं। अब डाउटफुल डेट्स के लिए जो हमारे रिसीवेबल्स हैं ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है। तो हमें यह पता है कि दोनों टाइम पर 6% अलाउंस क्रिएट हो रहा था, तो 6% क्लोजिंग का ले लेंगे, क्लोजिंग ज़्यादा है और ओपनिंग रिसीवेबल कम है, तो अलाउंस भी ओपनिंग कम होगा और क्लोजिंग ज़्यादा होगा, यानी हमें डाउटफुल डेट का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना होगा। तो एक्सपेंस एड बैक होता है, तो क्लोजिंग का भी 6% ले लेंगे, ओपनिंग का भी 6% ले लेंगे, और इनका जो डिफरेंस होगा वो हमें एक्सपेंस की अमाउंट पता चल जाएगी। तो क्लोजिंग बैलेंस का 6% माइनस ओपनिंग बैलेंस का 6%, इंक्रीज इन अलाउंस आ गया जो कि हमारा एक्सपेंस होता है, जो एड बैक कर देंगे 766। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड गेन ऑन डिस्पोजल है 3 मिलियन का, ये क्योंकि प्रॉफिट में इंक्लूडेड है तो इसको लेस बैक कर देंगे। इसके बाद जो डिबेंचर्स पर डिस्काउंट हुआ है तो 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है, 20,000 से 18,000 यानी 2,000 इन थाउजेंड जो है फ़र्क पड़ा है, और उस पर 100 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है, यानी 10% डिस्काउंट है। तो 10% डिस्काउंट जो 2,000 की वैल्यू पर बनता है वो इनकम रिकॉर्ड हुआ होगा, लेकिन क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है तो ये हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन में से एक्सक्लूड करना होगा। 200 की अमाउंट बनती है, बाकी जो 1800 है वो कैश फ्लो होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस आल्दो कि हमने ऊपर भी जो है इंक्लूड किया था कि एक्सपेंसेस की लिस्ट में इसको जो है क्योंकि सेपरेट डिस्क्लोज किया जाता है तो इसको एक्सक्लूड करना होता है। एक अल्टरनेटिव ये भी है कि आप ना इसको यहाँ पर इंक्लूड करें और ना एडजस्टमेंट के अंदर लेकर आएं,
इन दैट केस इफेक्ट सेम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2000 लेस हो रहे हैं, यहाँ 2000 ऐड हो रहे हैं, तो उसके बगैर भी ठीक हो जाएगा। लेकिन हमने दोनों इफेक्ट रिफ्लेक्ट कर दिए हैं, क्योंकि समटाइम्स अमाउंट का डिफरेंस आ जाता है। फिर हमने अब वर्किंग कैपिटल की चेंजेस लेनी है। रिसीवेबल और अनअर्न्ड इनकम के अलावा, और इसलिए अलावा क्योंकि इनको हम ऑलरेडी ऊपर कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले करंट एसेट्स में आते हैं और देखते हैं कि रिसीवेबल के अलावा सिर्फ इन्वेंट्री का आइटम है। तो 45,000 से 58,000 हो रहे हैं, तो इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है बाय 13,000। कैश तो इटसेल्फ है, तो उसको नहीं लेंगे। इसके बाद ट्रेड पेबल्स को देखें, 39,000 से 42,000 हो रहे हैं, तो इसमें इंक्रीज है। और फिर हैं हमारे पास एक्रूड लाइबिलिटीज़, जो कि 18 से 20 हो रही हैं, इसमें भी 2,000 का इंक्रीज है। तो हमारी इस कैलकुलेशन का जो फाइनल टोटल होगा वो कर लेते हैं। दैट इज 212,000, और इस फिगर को हम ऊपर रिफ्लेक्ट कर देते हैं नोट्स में। तो हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा नेट करके, जो कैश कस्टमर से रिसीव हुआ और जो सप्लायर और एम्प्लॉयज और एक्सपेंसेस के लिए पे हुआ, 47,234। इसको हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर मेंशन कर देंगे। अब हमें इंटरेस्ट पेड लेना है और टैक्स का इफेक्ट लेना है। तो इंटरेस्ट के लिए तो सिंपली हम देखते हैं कि एक्सपेंस कितना है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कितना है। एक्सपेंस तो 2,000 का है, लेकिन इसका जो एक्रूवल है वो भी देख लेंगे। 2,500 का ओपनिंग और क्लोजिंग 1,000। तो इसका एक अल्टरनेटिव ये है कि आप टी अकाउंट बना लें, और एक ये है कि शॉर्ट वर्किंग करें। तो सिंपली प्रॉफिट और लॉस में ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस लेस करेंगे, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ पेमेंट आ जाएगी 3,500। इनकम टैक्स पेड की बात करें तो क्वेश्चन में काफ़ी आइटम्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं। एक तो हमें टैक्स एक्सपेंस पता होना चाहिए, दैट इज 15,000। उसके बाद डेफर टैक्स एसेट, डेफर टैक्स लाइबिलिटी, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये नोटिस करें कि ओपनिंग टाइम पर डेफर टैक्स लाइबिलिटी थी और क्लोजिंग टाइम पर डेफर टैक्स एसेट था। तो एक वर्किंग बना लेंगे। तो ओपनिंग डेफर टैक्स लाइबिलिटी थी, तो क्रेडिट साइड पर आ जाएगी 6,000, और क्लोजिंग डेफर टैक्स एसेट है तो वो भी इस साइड पर आ जाएगा, क्योंकि एसेट का कैरी डाउन इस तरफ आता है, 8,500। करंट टैक्स की बात करें, जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, वो ओपनिंग लाइबिलिटी 8,000 की है, और क्लोजिंग जो है वो है 10,000 की। एक्सपेंस जो है वो इस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर रिफ्लेक्ट होगा 15,000 का, और एज अ बैलेंसिंग फिगर कितना कैश टैक्स के सिलसिले में पे हुआ है वो हमें मिल जाएगा, दैट इज 27,500। इसे हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 16,234। तो दिस इज नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो एक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, तो अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें नॉन करंट एसेट्स पर फोकस करना है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। इसके अलावा हमें ये नज़र आ रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर रिवैल्यूएशन सरप्लस राइज हुआ है 10,000 का, और डेप्रिसिएशन दी हुई है 22.5 मिलियन की, और ये बताया हुआ है कि एक एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ था 12 मिलियन का,
जिस पर 3 मिलियन का गेन हुआ है। इसका मतलब है कि उसकी बुक वैल्यू 9 मिलियन होगी, तभी 9 से ज़्यादा पर सेल किया, 3 ज़्यादा पर सेल किया तो तभी उस पर गेन हुआ, तो बुक वैल्यू होगी 9। तो ये बातें जो हमें पता चली, इससे हम जो है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का टी अकाउंट बना सकते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस 120,000, क्लोजिंग बैलेंस 158,500। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन है 22.5 मिलियन क्वेश्चन में गिवन है। रिवैल्यूएशन सरप्लस राइज हो रहा है एसेट पर, दैट इज 10,000। उसके बाद जो डिस्पोजल है 12,000 का डिस्पोज किया है, 3,000 का गेन था, इसका मतलब है कि बुक वैल्यू 9 मिलियन थी, 9,000 आ जाएगा। अगर हम टोटल करें तो 190, दूसरी साइड पर भी सेम लिखेंगे। तो एज अ बैलेंसिंग फिगर जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कैश के अगेंस्ट एक्वायर किए हैं वो हमें पता चल जाएंगे 60,000। इन्हें हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर मेंशन कर लेंगे। फिर जो सेल प्रोसीड डिस्पोजल से आई हैं वो तो क्वेश्चन में 12 मिलियन की खुद ही बताई हुई हैं। एट दिस पॉइंट तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो गई। 48,000 का इसमें कैश यूज हुआ है। अब लास्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, दैट इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम देखते हैं कि जी क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि इसके लिए इक्विटी और बोरिंग को देखना पड़ेगा। तो हमें क्लियर एक तो नज़र आ रहा है कि शेयर कैपिटल में इजाफा हो रहा है 150 से 175, जबकि शेयर प्रीमियम अकाउंट ना पहले था ना अब है। तो इसका मतलब है कि जो शेयर्स हैं वो पार वैल्यू पर इशू हुए हैं, तो शेयर कैपिटल के अंदर हम ये इंक्रीज कंसीडर कर लेंगे। क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी बोनस इशू ऑफ शेयर्स वगैरह का जिक्र नहीं है जिसको हम इनकॉर्पोरेट करें। और वैसे भी सिंपली अगर आप देखें तो डिविडेंड भी कहीं नहीं है, और ओपनिंग रिटेन अर्निंग में अगर प्रॉफिट को ऐड करें तो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आ जाती है। इसका मतलब है कि रिटेन अर्निंग अकाउंट भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो शेयर कैपिटल का चेंज जो है वो हमें अपनी कैश फ्लो की फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ले लेना चाहिए। ये हमारा इनफ्लो हो जाएगा। डिबेंचर्स रिडीम किए हैं और 20,000 से 18,000 यानी 2,000 के रिडीम हुए हैं, लेकिन इस पर 10 रुपीज़ का डिस्काउंट भी था, यानी जो पेमेंट की होगी वो 90 के हिसाब से की होगी। तो ये जब डिबेंचर्स रिडीम करने के लिए पेमेंट की तो वो हमारा आउटफ्लो हो गया। तो हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर भी नेट इनफ्लोज आ रहे हैं 23,200 के। तो ये हमारा नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगा। अब अगर हम तीनों एक्टिविटीज़ का नेट निकाल लें तो हमारे पास आ जाता है नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो 16,234 माइनस 48,000 प्लस 23200, दैट वुड बी 8566। ओपनिंग बैलेंस देखते हैं कैश का 48,000। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होना चाहिए 39,434। और यही अमाउंट क्वेश्चन के अंदर भी है। तो इस तरह से हमारी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो टैली हो गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।